देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आप सबका स्वागत है। और अब चीन को यह बात समझ में आ गई है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसे वो पहले समझता रहा है। अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। इसकी सामरिक और कूटनीतिक ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इसको हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि पहले LAC में और लद्दाख में आप जो देख रहे थे, जो स्टैंड ऑफ बना हुआ था, उसमें अब खबर ये आ रही है कि न सिर्फ वो अपने टेंट और तंबू उखाड़कर पीछे चले गए हैं, बल्कि 2 किलोमीटर तक पीछे चले गए हैं। और ऐसा तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनके बारे में पहले ही अमेरिका ने यह कह दिया था कि वो नाराज नजर आ रहे हैं, उन्होंने कूटनीतिक पासा फेंका, हॉटलाइन पर अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद तुरंत ही इसका असर देखने को मिला। बीजिंग में जो एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो सुलह सफाई की बातें करने लगा। उसने कहा कि हमारी स्थिति बॉर्डर को लेकर बहुत स्थिर और ट्रांसपेरेंट है और इसमें कहीं किसी शक की गुंजाइश नहीं है। और दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर जब जो बातें तय की हैं, दोनों ही देशों की जनता ने उसका अक्षरशः पालन किया है। देखिए 24 घंटे के भीतर भीतर कैसे पूरा मामला बदल गया। लेकिन चीन अपनी हरकतों को सुधार लेगा, इस बात की गलतफहमी हिंदुस्तान को नहीं है। हिंदुस्तान को यह मालूम है कि आने वाले दिनों में इसको और जोर लगाना पड़ेगा। इसकी कुछ एक बानगी देखिए, लद्दाख में जो वो कर रहा है वो आप सबके सामने है। कैसे उसने डोकलाम में 2017 में जो कुछ किया था, 73 दिनों बाद आखिरकार उसको पीछे हटना पड़ा, वो भी अभी हाल ही के इतिहास की बात है। और चीन इस तरह के इनकर्शंस लगातार करता रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत के साथ सीमा पर वो ऐसा कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। साउथ चाइना सी में इसी तरह आंखें तरेरने का काम वो कर रहा है। वहां पर ताइवान पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, हांगकांग को दबाव में लेने का काम कर रहा है। ईस्ट चाइना सी में जाकर वो सेनकाकू द्वीप में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जापान को हड़का रहा है। और हिंदुस्तान के लिहाज से एक और बात जो अहम है वो मैं आपको बताता चलूं। कराची ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में कराची का जो ग्वादर पोर्ट है, उसकी जो सैटेलाइट इमेज इस समय सामने आई है, वो ये बताती है कि चाइना वहां पोर्ट को विकसित करने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इस पोर्ट के जरिए पूरे हिंद महासागर पर वो काबिज हो सके, हिंद महासागर पर भी अपना प्रभुत्व जमा सके। कहा तो ये भी जाता है कि उसने मिस्र में भी पोर्ट का काम शुरू कर दिया है, श्रीलंका में हम्बनतोता में तो काम चल ही रहा है, और यहाँ पर कराची में इस ग्वादर पोर्ट को वो एक रोड के जरिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये रोड निकलेगा और जाकर इसको चीन से जोड़ेगा, ताकि चीन से सैनिक साजो सामान को ये पहुंचा सके ग्वादर पोर्ट तक। आप समझ सकते हैं कि चीन कितना खतरनाक रूप से महत्वाकांक्षी है, कितने खतरनाक रूप से विस्तारवादी है। और ये इतिहास ने बार बार उसके संबंध में रिफ्लेक्ट किया है। वायरस को लेकर पूरी दुनिया में वो खलनायक बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से पीछे नहीं हट रहा। शायद वो जिन किताबों को पढ़ता है उसमें यही लिखा हुआ है कि आक्रमण ही सुरक्षा का सबसे बेहतर जरिया है, जिसको कहा जाता है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन क्या अब समय आ गया है कि चाइना आज तक जो करता चला आया उस पर अब फुल स्टॉप लगेगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे आपका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु मित्तल साहब, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, विवेक श्रीवास्तव CPI की तरफ से जुड़ेंगे और हमसे मुखातिब रहेंगे, अशोक सज्जनहार कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ नारायण बक्सानी जुड़ेंगे। नारायण बक्सानी जी चाइना में रहते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनके पास खासतौर से ये समझने के लिए जाना है कि हिंदुस्तान को लेकर वहां का ग्लोबल टाइम्स क्या परसेप्शन बनाने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। चाइनीज सेना का 2 किलोमीटर पीछे हटना, 6 तारीख को जो कोर कमांडर्स की बैठक थी उससे पहले, ये क्या दिखाता है? लेकिन साथ ही में सेना का पूरी तरह से विड्रॉल नहीं होना, इसके क्या संकेत हैं? जैसा कि आप लोगों को डोकलाम के जमाने में याद होगा, वो समस्या का समाधान 2 दिन में नहीं हुआ था। वो सब जने, इसमें क्या है, वॉर ऑफ नर्व्स जिसको कहते हैं, ये उसका खेल चलता है। Who will blink first?
वो दे आर टेस्टिंग द वाटर्स कि भाई हिंदुस्तान जो है इस विषय में कितना गंभीरता से चीजों में जवाब देने के लिए सक्षम है, या क्या उनकी मनस्थिति क्या है, या इरादे क्या है। आपने देखा होगा कि इन सारी चीजों में दृढ़ नेतृत्व जो है हमेशा सामने निकल के आया। कभी भी इस विषय पर आए हम लोगों ने आंखें नीची करके नहीं देखा, हमने आंखें दिखा के काम करा है। अब की बार भी चीन का आचरण, जैसे आपने खुद ने चीन का संदर्भ समझाया कि चीन इन सब करने के पीछे उसकी मंशा क्या है। अंतरराष्ट्रीय पटल जब वो अलग थलग पड़ा है कोरोना वायरस को देखें, तो अब भारत एक विकल्प की तरह उभर के आया है आर्थिक निवेश के लिए। भारत आर्थिक निवेश के लिए अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान से भी चल रहा है मामला, नेपाल से और चीन से भी चल रहा है, तो यहाँ पे खतरे का एक माहौल हो सकता है, इसलिए यहाँ निवेश नहीं होना चाहिए। इस सारे की असली मंशा तो ये है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ज्यादा है, भारत उसको किस तरह जवाब दे रहा है। हमने बहुत एक दृढ़ता से अपना स्पष्ट रवैया रखा। फौज का मामला था, उन्होंने फौज लेके आए, हम लोग भी फौज को बढ़ाया हमने। इसमें वॉर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि युद्ध की बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वास्तविकता में किस दृढ़ता से स्थिति पे अपनी प्रतिक्रिया दी जाए और कैसे संदेश दिया जाए कि गंभीरता से इसको लिया जा रहा है, किसी भी रूप में इसको स्वीकारा नहीं जाएगा, उसमें मुझे लगता है देश सफल हुआ है। और देश की एक बड़ी उपलब्धि है कि 2 किलोमीटर वापस गए हैं। और अभी समय आने दीजिए, समय में देखते रहेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी चीन पे बहुत पड़ रहा है कि भाई एक तरफ से कोरोना का जिम्मेदारी तुम्हारी है, दूसरी तरफ से इस तरह की चीजें हो रही, तो हर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उनकी इस समय उनके ऊपर दबाव बहुत पड़ा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में आप स्थिति भारत के पक्ष में कैसे परिवर्तित होती जा रही है, ये आपको स्पष्टता से देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में भारत की तरफ चीजें और ज्यादा सकारात्मक रूप से परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। सुरेंद्र राजपूत, अब तो आपको नहीं चाहिए ना इस बात का सबूत कि 1 किलोमीटर वो अंदर आए थे कि नहीं, इस बात की पुष्टि सरकार करे? देखिए दिनेश जी, बहुत हल्की बातें कूटनीतिक विषय पर किसी भी प्रस्तोता को और एंकर को नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि देश नहीं तो ये हल्की बातें आपके अध्यक्ष की तरफ से की गई है सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आपके अध्यक्ष हल्की बातें करते हैं क्या? मेरे ख्याल से दिनेश इस बात के सबूत दिए जाएं, इस बात की पुष्टि करे सरकार। नहीं, आपके पूर्व अध्यक्ष क्या इस बात को ये हल्की बातें करते हैं क्या? आपके बाकी जो रणदीप सुरजेवाला हो या मनीष तिवारी हो, वो हल्की बातें करते हैं क्या? अगर आप उनकी बातों को हल्का कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दिनेश गौतम, अगर आप ये मन बना के आए हैं कि चीन के साथ नहीं कांग्रेस के साथ लड़ना है, तो बताइए, वो भी मैं कर देता हूं। आप शुरुआत ही ऐसी कर रहे हैं। मैं आपकी नेता की कही हुई बात आपसे पूछ रहा हूं। आपके नेता अमित शाह का ट्वीट निकाल कर दिखा रहे हैं और आप मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आपको जिस बात का जवाब देना चाहिए कि अब आप संतुष्ट हैं कि नहीं, उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, ये देश का मामला है, कांग्रेस का मामला नहीं है। और ये थोड़ा सा शब्दों के ऊपर थोड़ी सी गरिमा रखिए। आपने कहा कि देश के अंदर घुस आई थी चाइना की फोर्सेस। अब इस बात की पुष्टि तो नहीं चाहिए आपको? पर इस तरीके की हल्की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से हल्की भाषा का प्रयोग किया गया, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपने सवाल का जवाब लिया, उसी तरीके से अनइंटरप्टेड सवाल का जवाब कांग्रेस से भी लीजिए। कांग्रेस से मैं सवाल का जवाब ही ले रहा था, लेकिन कांग्रेस को मेरे पे चढ़ना गवारा हुआ बजाय मेरी बात का जवाब देने के। इंटरनेशनल पॉलिसीज के मामले में कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए ना। आपके नेताओं ने ही तो ये सवाल पूछे हैं ना, अशोक राजपूत जी। आपको अगर नरेंद्र मोदी जी से अपने आप को फॉलो कराना है, तो उसके दूसरे रास्ते हैं। ये सब आप करते होंगे सुरेंद्र राजपूत जी, अपने नेताओं की निगाहों में बेहतर बनने के लिए। अगर आपको अपने नेताओं के कहे हुए स्टेटमेंट पर जवाब नहीं देना है तो बोलिए, मैं आगे चलता हूं। आप भारतीय जनता बोलिए, मैं तो शुरू से ही पूछ रहा हूं। आप तो मेरे को निशाना बना रहे हैं। आप किसके ऊपर नाराज होकर घर से निकले हैं और आपको लगा कि सबसे पहले एंकर के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहिए? मैंने कहा था कि क्यों भारतीय जनता पार्टी विषय पर बात करनी है तो बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु जी है, किसी दूसरे अच्छे चैनल पर चले जाते हैं। आप अपना काम कर ही रहे हैं। अब जवाब दूं मैं आपको? देखिए,
ये आपके नेताओं की कही हुई बात है जो मैंने आपसे पूछी है सुरेंद्र राजपूत, और अगर आप बार बार इसको लेकर मेरे ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं आगे जाऊंगा। आपकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी नहीं है क्या? रणदीप सुरजेवाला आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते क्या? मनीष तिवारी आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते क्या? अब वो क्या पुष्टि की बातें नहीं कर रहे हैं कि चाइना की फोर्सेस अंदर आ गई थी, नहीं आई हैं क्या? इस बात की पुष्टि की जाए, ये नहीं कहा क्या आपके नेताओं ने? मैंने आपसे कहा कि मैं जवाब दूं, अगर आप बीच में नहीं बोले तो मैं जवाब दूं। आप इस तरीके की जवाब आप दीजिए, लेकिन मेरे को पहले कोसना बंद कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेताओं ने जो कहा है उसको ऑन कीजिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने जो कहा है उसको ऑन कीजिए और जवाब दीजिए। मुंह मत चुराइए और खंबा मत नोचिए। बंद रखिए। अब बंद कर रहा हूं तो मुद्दे पर बात कीजिएगा। मेरा मुंह बंद है, मुझको उकसाइएगा मत। सवाल रिपीट कीजिए, मैं वही जवाब दूंगा आपको। कीजिए सवाल। मेरा काम आपसे सवाल पूछने का है। सवाल मैंने पूछा था, आपने मुझको जबरदस्ती में उकसाया और अब आप मुंह बंद करने के बारे में कह रहे हैं। खैर, सवाल यह है कि आपकी पार्टी ये कह रही थी कि सरकार इस बात की पुष्टि करे कि चाइना की फौजें अंदर नहीं घुस आई थी। चाइना की फौज बल्कि 40 किलोमीटर का हवाला दिया जा रहा था। ये आपकी पार्टी के नेताओं ने क्यों कहा? और अभी भी यह पूछा जाना है या वो 2 किलोमीटर पीछे हट गए, आपने बात खत्म की? निश्चित तौर पर हमारी जो शौर्य है, सेनाओं का शौर्य है, आदम साहस है, उनको देख करके चाइना की फोर्सेस को पीछे हटना ही था। भारतीय सेना का जो शौर्य है, यही शुरू करना चाहिए आपको सवाल के जवाब में। प्रोफेशनलिज्म है और उसको लेकर के किसी भी देशवासी को और दुनिया में किसी भी आदमी को कोई भी शको-शुबा नहीं है। भारतीय सेना किसी भी आक्रमण के लिए, भारतीय सेना किसी भी पराक्रम के लिए सवाल आप सरकार से पूछते हैं, सवाल आप सरकार से पूछते हैं, लेकिन जब कोई खबर आती है तो सरकार को क्रेडिट कभी नहीं देते आप बीच में बोल करके कांग्रेस को हाँ है चाहते हैं। आपसे सवाल पूछने की बीमारी है और ये बीमारी कायम रहेगी। मित्तल की जगह आप स्वयं आ जाइए। आपसे सवाल पूछने की बीमारी है सुरेंद्र जी और ये कायम रहेगी। और आप सरकार से आपने पुष्टि करने के लिए कहा था, आपने सरकार से पुष्टि करने के लिए कहा था, तो आप सरकार के बारे में बताइए ना। पूरा देश देख रहा है, आपका चैनल देख रहा है कि किस तरीके से आप चाइना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होकर के। मैंने आपसे सीधा सवाल ये पूछा है कि आपके नेताओं ने सरकार से सवाल किया था, अभी भी उनको पुष्टि चाहिए क्या? आपके नेताओं ने जो बात कही थी वो मैं आपसे दोहरा रहा हूं कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछे थे, उनकी पुष्टि चाहिए क्या? मैं आपके ट्रैप में नहीं आ रहा हूं। आप सरकार की बात करने के बजाय आप सेना की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वो आपको गवारा नहीं हो रहा है। तो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, मुझे नहीं पता देश देख रहा है, मुझे नहीं पता, अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता मुझे नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, गवारा नहीं हो रही आपकी भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बनने की चाटुकारिता आप करते होंगे, चाटुकारिता आप करते होंगे कि देखिए आपने स्टेटमेंट दिया, मैं उस स्टेटमेंट को भी टीवी पर मानने के लिए तैयार नहीं था। आप जाकर आज अपने नेताओं को यह बताएंगे कि आपने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को मैं मानने के लिए तैयार नहीं था टीवी पर, और चाटुकारिता करने की बात इधर कर रहे हैं। आपके नेताओं ने जिस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा है उसको एक्सेप्ट करना और उसका सीधा जवाब देना सीखे सुरेंद्र राजपूत। लेकिन मैं आरएसएन सिंह साहब के पास अब जाऊंगा। पॉलिटिकल आपकी आवाज को म्यूट किया जाता है, आप थोड़ी देर शांत हो जाएं, आपके पास दोबारा लौटूंगा मैं। आरएसएन सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते जरा यह बात समझाइए कि अभी ये भी पता चला है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर इन्होंने न सिर्फ वहां आतंकवादी तंजीमों के साथ मुलाकात की है, वहां की आर्मी के साथ मुलाकात की है, ईस्ट चाइना सी में जाकर ये सेनकाकू द्वीप कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर ग्वादर पोर्ट, हम्बन तोता, ये सब तो इनका चल ही रहा है, उधर साउथ चाइना सी में भड़का रहे हैं और लद्दाख में स्टैंड ऑफ। ये चाइना क्या चाह क्या रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, ये आरएसएन सिंह साहब, आपसे है सवाल मेरा। कोविड पैंडेमिक के दौरान मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बढ़िया आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बढ़िया आ रही है, कहिए। कि देखिए, इस कोविड
इस कोविड का पैंडेमिक के दौरान एक रवैया देखा गया चीन का, जिसमें ऐसे लगता है कि इनके जितने पेंडिंग स्ट्रैटेजिक इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, उस सब का वो इसमें हल निकालना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा ये हांगकांग वाला मसला, ये छोटा मसला नहीं था सर। ये 50 साल की एग्रीमेंट थी उनकी ब्रिटेन से, और हम जिस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, वहाँ ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स का कुछ महत्व होता है। तो उन्होंने वो 50 साल वाला जो एग्रीमेंट था उसको यूनिलैटरली एब्रोगेट कर दिया। उसके बाद ये जापान के साथ सेंकाकू आइलैंड में इन्होंने वहाँ पे अपने गरम तेवर दिखाने लगे। ताइवान स्ट्रेट्स में ये गरम तेवर दिखाने लगे, और फिर सब उन्होंने तो ऐसा किया कि दो जो स्प्राटली और पार्सल आइलैंड से वहाँ 2 जिले घोषित कर दिए। और फिर ये जो आप हिंदुस्तान के खिलाफ जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और आप जो अब बता रहे हैं, ये सब ये पाकिस्तान में जो ये जिहादी तंजीमों से मिलना, ये सब एक योजना का ही हिस्सा है। तो देखिए, ये जो आप कह रहे थे, आपकी बात शुरुआत हुई कि उनको पीछे हटना पड़ा, उनको पीछे हटना ही था। कोई भी आदमी, पहली बात मैं बता दूं कि दोनों देशों के बीच में ये समझौता है कि गोली नहीं चलेगी, क्योंकि उनको भी एडवांटेज है, हमको भी एडवांटेज है। तो जहां म्यूचुअल एडवांटेज है, तो जब तक गोली नहीं चली आपको क्या तकलीफ है? ये कोई कहता है, किसी ने कहा कि ये तो कारगिल टाइप हो गया जी। अरे कौन से हाइट पे बैठ गया? और वो क्या मतलब, वो पत्थर लेके बैठ गया था जाके किसी पहाड़ी पे, पत्थर बैठ के? दूसरी बात, आप कहते हैं कि 2 किलोमीटर इंट्रूजन हुआ, पता नहीं सैटेलाइट पिक्चर्स ने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। और अगर 2 किलोमीटर मान लीजिए कहीं पर इंट्रूजन होता है, तो इतने बड़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इतने बड़े लाइन ऑफ एक्चुअल, और बहुत डिफरेंस है लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत डिफरेंस है। लाइन ऑफ कंट्रोल इज डोमिनेटेड बाय फायर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉट डोमिनेटेड बाय फायर, ठीक है ना? तो उसमें मान लीजिए अगर कहीं इंट्रूजन हुआ, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना, या करते होंगे। तो जो हम करते हैं जवाबी कार्रवाई में, तो हम क्या आपको आके हम क्यों बताएंगे भाई? क्यों देश की इस्टेब्लिशमेंट आपको बताएगी? तो ये जितने लोग ये सब ये बोगी जो उछालते हैं कि यहां घुस गया, वहां घुस गया, देखिए साहब, ये 62 वाली स्थिति नहीं है। आज हम आइसोलेटेड नहीं है दुनिया में। 62 में ना हम मिसाइल पावर थे, ना न्यूक्लियर पावर थे, हम बिल्कुल आइसोलेटेड थे। और आप लोग को शायद मालूम होगा कि 62 में ये सारा जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, वो क्यूबन क्राइसिस के टाइम में हुआ था, जिसमें दोनों सोवियत यूनियन और अमेरिका मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार थे। उस समय ये हुआ था। आज हम दुनिया में ना आइसोलेटेड हैं। और मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, एक प्रोफेशनल होते के नाते, कि सर पूरी चीन भी आ जाए ना, पूरी चीन, मैं कह रहा हूं कि अपना वो ईस्ट कोस्ट खाली कर दें, ईस्ट कोस्ट खाली कर दें। आप तिब्बत मिलिट्री रीजन को छोड़ दीजिए। आप अगर पूरी चीन ये हो जाए, तो मैं कहता हूं कि इस पूरी चीन का मुकाबला आज हिंदुस्तान कर सकता है। जहां कभी 5 बटालियनें थी, वहां पर एक कोर बैठी हुई हैं। आज हमारे पास स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है, हमारे पास ये जो हेलीकॉप्टर्स हमने लिए हैं, हमारे पास सारे मेहमानों का रुख एक बार कर लेता हूं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी से चर्चा कुछ ज्यादा ही लंबी चली गई। आ रहा हूं RSN सिंह साहब, आपने जो बात कही है बहुत बड़ी बात है कि आज अगर पूरी चाइना भी आ जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं, तैयार हैं। विवेक श्रीवास्तव का रुख करूंगा मैं इस बात को लेकर। विवेक श्रीवास्तव साहब, ये बात चाइना समझ रहा है क्या? और दूसरा मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर रूस के साथ उसका बाउंड्री डिस्प्यूट हमेशा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सकता है, तो हिंदुस्तान के साथ वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, या इस दिशा में दोनों देशों की तरफ से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? जी देखिए, पहली चीज़ है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसको आप सिर्फ एक आर्मी का या बॉर्डर का इशू ना देखें। पहली चीज़ तो अभी ये जो बोल रहे थे कि पूरा चाइना आ जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा तो ऐसा होगा, ये सब नारेबाजी की, शेख चिल्ली की बातें हैं। इस तरह की बातें हमें करनी और सोचनी नहीं। लेट्स बी मैच्योर्ड बात यह है कि आजकल युद्ध नहीं होते हैं, आजकल पार्शियल युद्ध होते हैं। जैसे कारगिल हुआ आपका, या गल्फ में अमेरिका का इंट्रूजन हुआ, या चाइना का बॉर्डर पर हमसे डिस्प्यूट हुआ,
या कश्मीर के अंदर टेररिज्म हुआ, तो फुल फ्लेजेड वॉर आजकल देश नहीं लड़ते हैं, पार्शियल वॉर लड़े जाते हैं। यह पहली समझने की चीज है। दूसरी समझने की चीज है इकोनॉमिक वॉरफेयर भी होता है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट द डिफेंस वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर पहले किया जाता है आजकल। आपका जो डिफेंस का वॉरफेयर होता है पार्शियल, वो बड़े लास्ट की स्टेज होती है। कोई देश नहीं चाहता कि फौज में अपनी ही फौजों को जाके लड़वाएं, और कोई भी देश नहीं चाहता कि एक वॉर का एक्सपेंडिचर वो बियर करे। सो यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन वेरी इंटेलेक्चुअली। तो इन सिचुएशंस के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है। आज एशिया के अंदर हिंदुस्तान का कोई दोस्त नहीं है, नेपाल भी आपका दोस्त नहीं रहा, नोबडी इज योर फ्रेंड। आपकी विदेश नीति अजीब सी है। एक इंटेलिजेंट कंट्री का उसके नेबर्स हमेशा उनके साथ एक अच्छा तालमेल होता है। अगर नेबर गलत भी जा रहा है तो उसको हैंडल करने की प्रक्रिया, उसको हैंडल करने का पराक्रम आप में होना चाहिए। कभी आप सॉफ्ट हों, कभी आप हार्ड हों, ये नीति आपकी होनी चाहिए। ये नारा लगाने से भाई मैं इंडियन विवेक श्रीवास्तव, आपने जो मुद्दा उठाया है इसको लेकर मैं आगे जाना चाहूंगा। मैं अशोक सज्जनहार साहब से इस बात को समझना चाहूंगा, और वो नॉन पार्टीसन एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो इस पर सही राय दे पाएंगे। क्या कूटनीतिक रूप से इधर के दिनों में भारत सक्सेसफुल नहीं रहा? अशोक सज्जनहार साहब, पड़ोसियों का हवाला दिया जा रहा है, साथ में चीन के बारे में भी कहा जा रहा है। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा जो भारत की जो कूटनीति रही है, भारत की जो डिप्लोमेसी रही है पिछले 5-6 साल में, उससे मेरे ख्याल से भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में बहुत ही रोशन हुई है, बहुत ही तेज हुई है हर मामले में। आप देखिए, किसी भी देश से देख लीजिएगा, आपके चाहे अमेरिका के साथ रिश्ते हो, जापान के साथ रिश्ते हो, आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी का और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की बात हुई है, उनके साथ हमारे संबंध हो। इन्होंने कहा है, जो आपके अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। देखिए, पाकिस्तान की तो बात अलग है, चीन के साथ हमने अपने जो संबंध हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फोर्सफुली, बहुत रोबस्ट तरीके से हमने इसको डील किया है। हमारा जो चीन के साथ संबंध, आप ये जो कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब का भी है जी, क्या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि वो मुल्क जो चाइना के इन्फ्लुएंस में हैं वो खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? हमारे पड़ोसियों में भी वही वो लोग हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस में हैं। क्या इसको इस तरीके से देखना ठीक होगा? जी बिल्कुल। नेपाल का भी अगर आप रुख देखें, क्योंकि नेपाल का हवाला इन्होंने दिया था, और मेरे विचार से वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली साहब, एक तो उनको अपनी गद्दी डगमगाती दिखाई दे रही थी, इसीलिए उन्होंने, जब और कोई रास्ता नहीं होता है तो नेशनलिज्म का रास्ता लिया जाता है। और दूसरा, उन्होंने सोचा जो चीन के लिए भी, चीन को अपना अच्छा रुख दिखाने के लिए, जैसे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स लेना चीन से, तो उन्होंने चीन की हिमायत के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का भी प्रयोग किया, वो भी बिल्कुल ही बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो भी पड़ोसी भी हैं, भूटान तो अच्छे हमारे संबंध थे ही, परंतु बांग्लादेश कहा जाता है, बिल्कुल हमारा उनके साथ संबंधों का स्वर्णिम दौर चल रहा है। और श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स, आप जिस भी देश को देख लीजिएगा, हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। परंतु अब अभी की अगर बात करें, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो रहा है, देखिए, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है अशोक सज्जनहार साहब कि जिन मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे चल भी रहे हैं, कम से कम सरफेस पर कोई कड़वाहट नहीं है, उनको भी चाइना अपने हिसाब से ट्वीक कर रहा है इस्तेमाल करने के लिए? श्रीलंका में हम्बन तोता उदाहरण है, बांग्लादेश भी उसके इन्फ्लुएंस में है। क्या ये नहीं दिखाता कि वो सार्क देशों में भी फूट डालकर एक्चुअली हिंदुस्तान को आइसोलेटेड करने की कोशिश में? और इस बात, क्या विवेक श्रीवास्तव की ये बात कि कूटनीतिक रूप से हमको जो एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या वो हमारे पूरे एफर्ट्स जितने पड़ने चाहिए उतने नहीं पड़े क्या हाल के दिनों में? हम बाहर देखने के चक्कर में अपने पड़ोसियों की तरफ हम कम ध्यान दे पाए क्या? नहीं, देखिए, मेरे विचार से जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की है। आपको याद होगा 26 मई 2014 को सभी जो सार्क देश के जो राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री, उनको बुलाया गया, उनके साथ प्रयास किया गया अपने रिश्तों को आगे ले जाने के लिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं, क्योंकि आप पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों की बात कर रहे हैं, तो एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा, और उसमें यह है बांग्लादेश के साथ। देखिए, एक चीज थी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, या जिसको इंदिरा शेख मुजीब अकॉर्ड कहा जाता है, जो 1975 में जिसको दस्तखत हुआ था,
परंतु उसको हम रेटिफाई नहीं करा पाए थे इतने साल तक। परंतु अब जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, उन्होंने पार्लियामेंट से बाय कंसेंसस यूनानिमसली उसको वहां से रेटिफाई किया और उसको लेकर गए वहां पर बांग्लादेश में। देखिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस, जो भारत इन संबंधों को बहुत महत्व देता है, इन संबंधों को आगे ले जाना चाहता है, इसके बहुत ही ज्यादा इसका असर हुआ है। ठीक है, श्रीलंका के साथ आप देखिए। ठीक है, मैं वापस एक बार आपकी इस बात को लेते हुए, जोड़ते हुए, इसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं जरा सुधांशु मित्तल जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। सुधांशु मित्तल साहब, अगर इंडिया अपनी तरफ से तमाम अहम जगहों को एड्रेस कर रहा है, अहम इश्यूज को एड्रेस कर रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, तो चाइना के साथ ये इनकर्शंस, ये स्टैंड ऑफ, वो डोकलाम हो, अभी हो, इसको क्या माना जाता है? क्या ये एक तरह का नॉर्मल है चाइना के साथ हमारे संबंधों में और इसको यूं ही चलने दिया जाएगा, या इसको वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस करने के बारे में भी सोचा जा रहा है? दिनेश जी, ये जो है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि चाइना की मंशा कोई भारत को लेके सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से नहीं है। उनका अंतरराष्ट्रीय पटल पे उनकी क्या स्थितियां हैं उसको भी लेकर एक दो चीजें मैं जहन में ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं। नेपाल का क्योंकि जिक्र करा गया था, नेपाल में प्रधानमंत्री ओली का अगर बयान आज देखा हो तो उन्होंने कहा है हांगकांग में भी चाइना ने जो करा वो सही करा। तो जो प्रधानमंत्री इस समय अपनी गद्दी चाइना की वजह से बचाए हुआ है, उसके आचरण के बारे में या उसकी कार्यशैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसलिए ये कूटनीति की विफलता, अभी विवेक जी बड़ा उससे कह रहे थे, मुझे एक शेर ध्यान आ गया विवेक जी, जिक्र हिंदुस्तान का हुआ तो चिढ़ के कहा, दिल जलाने की बात करते हो। आपका तो वही जो है, वही आपका जो रवैया है वो है। हिंदुस्तान की उपलब्धियां आपने कहा कूटनीति की विफलता है। आज अमेरिका खुल के आपके सामने खड़ा हो गया, जो कभी नहीं होता था, ये कूटनीति की विफलता है। बांग्लादेश का जिक्र करा, उसका वो आपकी विफलता है। सारे द्वीप में, महाद्वीप में और सारी जगह भारत का दबदबा बढ़ा, प्रभाव बढ़ा, भारत की स्वीकार्यता बढ़ी, भारत के प्रति लोगों के सम्मानजनक रवैया हो गया अंतरराष्ट्रीय पटल पर। G7 को एक्सपैंड करके भारत को G7 में लाना चाहिए, ये बातें हो रही है, और आप कह रहे हैं कि भारत की कूटनीति की विफलता है। तो अगर आपको भारत को एक भारतीय की तरह ना देख के शायद एक जलन से देखना हो तो जरूर देखिए, मुझे तो कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन सत्य को आप नहीं झुटला सकते। और जैसा चीन के विवेक श्रीवास्तव, ये आपका ये कहीं विचारधारा का रुझान, आपका राजनीतिक रुझान तो नहीं है जिस वजह से आप चीजों को इस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई राजनीतिक रुझान की बात नहीं है। मैं तो एक इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल होकर के कह रहा हूँ, भाई हमें इंडिया में रहना है और इंडिया प्रॉस्पर करेगा तो हम सब खुश हैं। तो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन कि कोई रुझान है। इंटेलेक्चुअली बात करें इस बात की, देखिए हमारा एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया जब आपने बोला कि जो देश और जो पड़ोसी हमारे पास हैं वो चीन के इन्फ्लुएंस में आकर के एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट था। लेकिन मैं इसको ही कहना चाहता हूं कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हमारे एम्बेसडर्स क्या कर रहे हैं। इट इज लाइक सेइंग अ फॉरेन इन्वेडर कम्स और मुझको उसने एनेक्स कर लिया, हम क्या कर रहे थे? आपकी कूटनीति कहां पर है? तो दैट हैज बीन अ बिग फेलियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिए, WHO नेपाल में क्या करेंगे? सुनिए पहले, विवेक जी हाथ के हाथ जवाब ले लें। सुन लीजिए, आपने एक सवाल पूछा है, ये अपने आप में एक मुकम्मल सवाल है, इसका जवाब ले लेता हूं सुधांशु जी से, उसके बाद आगे चलता हूं। अगला सवाल सुरेंद्र जी से होगा, पहले जवाब लें इसका। जी सुधांशु जी, की बातें हो रही, हम क्या कर रहे थे? पाकिस्तान के वो नेपाल की राजनीति में अगर खंडित जनादेश पड़ता है तो भारत की विफलता हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, उनकी आंतरिक राजनीति को हम जो है हम कंट्रोल करने वाले हैं। जैसा आप जो है चीन के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही ओली के साथ भी चीन के साथ जुड़े दुनिया है। आप अमेरिका के पिट्ठू बनेंगे, वही भाषा अपने पड़ोसियों से आपकी नहीं बनेगी। है कि आंतरिक जो राजनीति है, इट इज अ बाइपोलर वर्ल्ड। मैं अपनी बात खत्म कर दूं ना। अगर आप अमेरिका की चाटुकारिता करेंगे, आपने एक बड़ी बेटी की बात करी। आपने कहा आज के दिन जो है देश जो है पूरी वॉर में नहीं लगते हैं। अरे इराक में जो है, इराक में पूरी वॉर नहीं हुई थी क्या? कुवैत में पूरी वॉर नहीं हुई थी क्या? कैसे कैसे बेतुके और कैसे कैसे आप इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करते हैं।
मुझे तो शर्म आती है कि भाई अगर इंटेलेक्ट में इतनी भी नॉलेज बेस नहीं है आपका कि वॉर्स होती हैं, नेशनल वॉर्स होती हैं, आप उसको डिनाई करना चाह रहे। आप ये बताइए इराक में वॉर हुई या नहीं हुई? उनके पास पावर है अमेरिका के पास, लेकिन उन्होंने तो पूरी उनकी फौज से लड़ा है वहां पे। भाई ये एक बाइपोलर वर्ल्ड है, आप जा करके अमेरिका की चाटुकारिता करेंगे, मुझे लगता है और अपने नेबर्स पे ध्यान नहीं देंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे, तो आपकी कूटनीति फेल होगी सुधांशु जी। इट इज वेरी क्लियर। हिस्टोरिकली आप बेशक ग्लोबल पिकनिक मनाइए, 6 साल घूमिए, चीन के साथ लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। आपकी मजबूरी है, आपकी विचारधारा, आपकी मजबूरी है कि आपने तो चश्मा ही वो पहन रखा है जो चीन को देखता है। ऐसे में मुझे लगता है देश हित में बात करनी चाहिए, उसको कम से कम जो है इंटेलेक्चुअलिज्म का जो है ना, बुद्धिजीवियों वाला जो है, देश हित में बात होनी चाहिए। लेकिन शुरू से यह देखने को मिल रहा है चाइना के संदर्भ में, और यह सवाल लेकर मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है, आपने खुद कहा ये इस तरह के बहुत क्रिटिकल इश्यूज हैं, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, हम विदेश की ताकतों के साथ डील कर रहे हैं, इनमें कम से कम हमको यूनानिमस होना चाहिए, और वो नेहरू के ज़माने से आज तक वो यूनानिमस होना, आज तक हम उसके लिए देख ही रहे हैं, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, यूनानिमिटी उस तरह की दिखी नहीं। दिनेश जी, देखिए सच्चाई ये है कि देश हित में सारी की सारी पार्टियां और सारा का सारा देश यूनानिमस होता है। उसमें अगर कोई बीच में दरारें देखना चाहे तो ये उसका अपना मामला है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं और स्पष्ट रूप से मानते हैं कांग्रेस पार्टी कि देश हित में कहीं पर भी हमारे जो आंतरिक मतभेद हैं उनका कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वो कूटनीतिक फलक पर हो और चाहे वो राजनीतिक फलक पर हो और चाहे वो सामरिक और रक्षा के फलक पर हो। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश अगर किसी को भेजा था तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, और उसके बाद श्री राजीव गांधी जी ने भी अगर कूटनीतिक फ्रंट पर किसी को भेजा था यूएन में तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो विदेश नीति हमारी और रक्षा नीति हमारी कहीं पर भी कभी भी किसी भी तरीके से विवाद का विषय नहीं रही। लेकिन 2014 से लेकर 2020 के बीच में तथाकथित कुछ मध्यस्थ लोगों ने जिस तरीके से इस विदेश नीति और रक्षा नीति के बीच में अपने अपने निश्चित स्वार्थ के लिए विदेश नीति को कहीं उल्टा सीधा करने की कोशिश की है, उसका भी जवाब देश की सरकार ने और देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है। अब आप आ जाइए चाइना पर। चाइना को लेकर के बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि चाइना को उसी की भाषा में और उसी की शैली में, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो और चाहे वो राजनीतिक और चाहे वो सामरिक स्तर पर हो, हमारी सेनाएं, हमारी सरकार, सभी लोग ठीक तरीके से जवाब देने की प्रदर्श स्थिति में है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। हम अमेरिका की लड़ाई, अमेरिका के ट्रेड वॉर को अपने सर पे नहीं लेंगे। हम अपने ट्रेड वॉर को, अपनी सामरिक को, अपनी रक्षा नीति को सर पे लेंगे और उससे लड़ेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट है कि हम अमेरिका की कॉलोनी नहीं है, जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी है, या हम लोगों ने नेपाल को किसी सूरत में अमेरिका क्या नाम चाइना की तरफ धकेल सा किया है कि जिस अब ये बताइए कि इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर उनकी सेना का 2 किलोमीटर पीछे हटना, इसको आप क्या मानते हैं? ये सामरिक उपलब्धि है, ये कूटनीतिक उपलब्धि है, ये राजनीतिक कोई पॉलिटिकल चैनल खोला गया उसकी वजह से ऐसा है, किस वजह से ऐसा है? देखिए, पिछले 50 साल से लगातार 1967 में जब नाथुला पास की चाइना की हार हुई थी, जिसमें हमारे 80 सैनिक शहीद हुए थे और हमने दुश्मन के 500 से ज्यादा सैनिक मारे थे, नाथुला पास के बाद, नाथुला पास की जंग के बाद ये डिसआर्म हो गई थी दोनों की क्या नाम सेनाएं। उसके बाद कभी भी हमारे आपस में गोलियां नहीं चली। 87 के बाद तो डिसआर्म होकर के जाने लगी राजीव गांधी जी के समझौते के बाद। तो अब कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे हटा, ये हम सब लोग अंदर ही अंदर तो बात कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की एक्चुअल स्थिति तो हमारी सेना और मीडिया और क्या नाम जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये दोनों बताएंगी, और इन दोनों से पूछा जाना कहीं कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पर सच बात यह है कि हमारे जो रक्षा मंत्रालय और विदेश आरएसएन सिंह साहब के पास इस बात को लेकर जाऊंगा मैं। आरएसएन सिंह साहब, ये एक इंपॉर्टेंट बात कही है सुरेंद्र राजपूत ने कि क्योंकि 1967 या कहा जाता है कि 75 में भी एक आध बार शायद फायर एक्सचेंज हुआ था, लेकिन उसके बाद से कोई काइनेटिक एंगेजमेंट नहीं हुआ। क्या इस वजह से इन इनकर्शंस को एक तरह का नॉर्मल मान लिया गया? और ये जो कहा जा रहा है कि कौन आगे हटा या पीछे, आगे आया या पीछे हटा, ये उस सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस शायद नहीं रखता, जबकि आप उस तरीके से काइनेटिकली एंगेज नहीं हो। क्या ये एक नजरिया है इसको देखने का? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि जहां 62 में 5 बटालियनें थी, आज पूरी कोर है,
वहाँ पे आर्मर्ड है, वहाँ पे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वहाँ पे आज उस मुकाबले 20 गुना 25 गुना ज़्यादा फोर्स हैं। और पहाड़ों में मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं 1:6 पहाड़ों का रेशियो होना चाहिए। मुझे तो अगर कभी कभी तो 21:20 भी कम पड़ जाता है अगर कोई हमला करने की ज़रूरत करे तो एक आपको मैंने एक हल्के उसमें मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और ये मेरे को 2 मिनट इसका समय दीजिएगा कि ये कहते हैं कि आपने नेबर्स से बड़ा वो कर लिया। अरे उसने तो गिरवी, पाकिस्तान ने तो गिरवी दे दिया। अब वही नहीं, केवल अपनी ज़मीन नहीं गिरवी दे दी चाइना को, उसने तो अब अपने वो लोगों को भी गिरवी कर दिया वहाँ पे। दूसरी बात नेपाल की बात है, क्या हो गया नेपाल से? एक रोड के ऊपर में कुछ मतभेद हो गए तो उससे क्या हो गया? आज भी आपने वो जब हमारे ऊपर थोड़े डिफरेंसेस हो गए थे तो पता सबको दिख गया था कि नेपाल कितना उनके मदद के लिए आ सकता है। आज तेल कहाँ से जा रहा है नेपाल को? आज उनका ट्रेड रूट कहाँ से है? इज इट थ्रू तिब्बत? अरे साहब, शंघाई से एक नमक पैकेट का भी चलेगा ना, तो यहाँ आते आते उसके वो 25 गुना उसकी दाम हो जाएगी नेपाल में। तो कोई ये फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी है, वहाँ पे है कम्युनिस्ट सरकार है। अब ये कम्युनिस्ट ये सारे कम्युनिस्ट ऐसे ही बात करके इन्होंने हिंदुस्तान, अरे अभी तो साहब देखिए, अब तो हम लोग जैसे लोग बहुत बोलने वाले आ गए हैं, नहीं तो पूरी आपकी मीडिया और पॉलिटी में यही सूडो इंटेलेक्चुअल्स अंग्रेजी बोल के, लेकिन अब कुछ लोग आ गए हैं जो इनकी अंग्रेजी, इसीलिए ज्यादा आपके चैनल पे अंग्रेजी इंटेलेक्चुअलिज्म ये अंग्रेजी बोलने वाले ये जो लेफ्टिस्ट है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात, हमने क्या मालदीव्स में हमने टर्न नहीं कर दिया पूरी चीज? श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका की सरकार ने वहां हम्बन टोटा को गिरवी कर दिया, वो भुगत रहे हैं और अभी वो पश्चाताप कर रहे हैं। अब आप चाइना का नेबर्स ले लीजिए, चाइना का नेबर है जापान, उसके साथ उसके कैसे रिलेशन है? चाइना का नेबर है ताइवान, उसके साथ कैसे रिलेशन है? चाइना का नेबर है साउथ कोरिया, उसके साथ कैसे रिलेशन है? चाइना के नेबर में है ऑस्ट्रेलिया, अब उसके साथ अभी मॉरिसन साहब है, अभी क्या क्या हुआ है आपको मालूम है? यूएस उस रीजन में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके साथ कैसे रिलेशन है? हम तो तिब्बत के इलाके में हमारा बॉर्डर लगता है, वो तो उनका नर्व सेंटर है। अगर कल को ये बहुत अच्छी बात इंटेलेक्चुअलिज्म की, ये अगर साहब दिस मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट इज ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, अगर ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना पर हो गया ना, तो ये जो यहां लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं इनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी, क्योंकि शंघाई भी बस्ट हो जाएगा। सो डोंट कैरी आउट दिस थ्रेट ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म एंड ये जो एंटी नेशनल आप लोगों की बातें होती है ना, हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और आप अंग्रेजी में ज्यादा अगर बकवास करेंगे ना तो हम भी आपको अंग्रेजी में जवाब देंगे, और हमारे जैसे बहुत लोग हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब, लोग का ना ये आपके लिए एड्रेस्ड है, तैयार कर के रखिए, एंड डोंट से दिस इंटेलेक्चुअलिज्म अगेन। जवाब लेते हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म ठीक है सर, जवाब लेते हैं। ना कोई संस्कार है, ना कोई संस्कृति है, और बौद्धिक चीजों की बात करते हैं। ठीक है, नहीं फ्रस्ट्रेट मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नहीं, अंग्रेजी में बोलिए ना, मैं बोलूं? आंसर यू इन इंग्लिश। देखिए, अब ये फ्रस्ट्रेशन से नहीं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपसे यू आर फ्रस्ट्रेटेड, you are a frustrated man. नहीं, आपका, you listen to me now, you are a frustrated man, आप होंगे frustrated, the government has failed and you are trying to put it, आप बोलेंगे फॉरेन नीति फेल हुई, JNU रिस्पॉन्सिबल, डिफेंस नीति फेल हुई, JNU रिस्पॉन्सिबल, जॉबलेसनेस है, JNU रिस्पॉन्सिबल, नौकरियां नहीं है, JNU रिस्पॉन्सिबल, पढ़ाई महंगी है, JNU रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए तो सारे पड़ोसियों से मेरी बनती नहीं है, JNU रिस्पॉन्सिबल। देखो, अरे फ्रस्ट्रेट मत हो, देश को चलाना सीखो। 6 साल में देश को 6 साल से ये प्रधानमंत्री पूरे विश्व में घूम रहा है। विवेक जी, सुनिए बात, विवेक जी, 6 साल से प्रधानमंत्री। विवेक जी, एक सेकंड, RSN सिंह साहब, वो सारे है ना, वो तुम्हारा लेफ्टिस्ट गैंग, सीताराम, RSN को पहले चुप कराइए, इसको तमीज नहीं है बोलने की, बाकी जो वो है, इस आदमी को पहले चुप कराइए। RSN सिंह साहब, आपकी बातों का जवाब तो दे दूं मैं, आपकी बातों का जवाब विवेक जी से ले लें। विवेक जी, आप शांत रहिएगा। RSN सिंह साहब, आप शांत हो जाएं प्लीज।
अरे नहीं, सुनो, नहीं, ऐसे ऐसे बातें मत कीजिए। अगर वो कह भी रहे हैं, विवेक जी, आर सिंह साहब, हाँ, RSN सिंह साहब थोड़ी देर शांत रहिए। विवेक जी, उनकी बातों में जो मुद्दे की बातें हैं वो ये है कि आप चाइना के आसपास के नेबर्स को देख लीजिए, वो कितना बढ़िया अपने नेबर्स से बना के रखा हुआ है। आप ये भी देख लीजिए कि वो हमारे नेबर्स जो चाइना के हाथों गिरवी हो रहे हैं, वो कितने कर्ज में दबे जा रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में एहसास हो जाएगा। हमको अपनी सदाशयता और अपनी अच्छी नीयत को अच्छा ठीक है, हमने पहले भी जारी रखा है। आक्रांता देश हम पहले भी नहीं थे। हमारे आसपास के अगर मुल्कों ने हमारी अच्छाई नहीं समझी तो आज नहीं तो कल वो समझेंगे। हमको अपनी अच्छाई जारी रखनी चाहिए। ठीक है। अब आप मेरे को कम से कम 1 मिनट दीजिए, आपने अन्य लोगों को समय दिया, मुझे जरा एडिक्वेट टाइम दीजिए पहले अब आप, और अब आप सुनिए मेरी बात को। हाँ, 1 मिनट आपके पास है, फ्रस्ट्रेशन में आकर के सरकार में आप हैं। हाँ, देखिए फ्रस्ट्रेशन में ना आए। सरकार अगर फेल हुई है तो उसके लिए अपोजिशन को ब्लेम मत करिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के चाइना की तनख्वाह आ गई, जेएनयू ने ऐसा कर दिया, लेफ्ट लिबरल अंग्रेजी में बोलता है, ये फ्रस्ट्रेशन है। आप सत्ता में हैं, आप गरिमा को मेंटेन करिए, गरिमा के साथ बोलिए, और अपोजिशन वाले अगर कोई सवाल पूछते हैं उसका उत्तर गरिमा में तरीके से दीजिए, उसी में आप भी, तब आप सत्ता के योग्य हैं। आपसे मैंने वो उनके सवाल का सार संक्षेप इसलिए तो समझाया कि आप उन चीजों में ना जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आगे बोल रहा हूं ना, नहीं, मैं तो रूलिंग पार्टी को टारगेट कर रहा हूं। अब सुनिए अब आप मेरी बात को। दूसरी बात देखिए, ऐसा है 6 साल से ये जो सरकार है इसके अंदर कुछ कमियां हैं। लेट अस एनालाइज देम। हम क्यों लड़ें, हमारी सरकार है, हमारा देश है, बट हम एनालाइज तो कर सकते हैं। इस सरकार की विदेश नीति और इकोनॉमिक्स नीति में फेलियर रहा है। 6 साल प्रधानमंत्री ग्लोबल पिकनिक पे पूरे विश्व में घूमे, विदेशी निवेश आएगा, हम ऐसा करेंगे, अमेरिका हमसे हमारी सुनने लगा, यूरोप हमसे इंप्रेस हो गया। लास्ट में आकर के इनको मार्क्सवाद पे आना पड़ा और कहना पड़ा आत्मनिर्भर भारत बनाइए, लोकल को बढ़ाइए, रूरल इकोनॉमी को सही करिए। जो चीज 6 साल से मैं टेलीविजन पे और यहां लेफ्ट की पार्टियां कहती आई हैं। स्वदेशी जागरण मंच नाम की एक चीज बीजेपी की हुआ करती थी, 1991 में शुरू करी थी इन लोगों ने, उसको प्रधानमंत्री ने डिफंक्ट कर दिया था और 6 साल से 100% एफडीआई की बात करते थे। और फिर वापस पलटी खाई है, कह रहे हैं भाई स्वदेशी को वापस लाया जाएगा। मुझे बोलने दीजिए। तो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, अनप्रोफेशनल तरीके से सरकार चली है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है, अभी इनके पास समय है, पूर्ण बहुमत में है, कृपा करके सॉलिड आत्मनिर्भर तरीके से सरकार को चलाइए। दूसरी बात, विदेश नीति पे भी मुझे 30 सेकंड 20 सेकंड। विदेश नीति में बाइपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका भी एक सुपर पावर है, चाइना भी एक सुपर पावर है। तो आपको नॉन अलाइंड रह करके दोनों को बैलेंस करके चलना है। आप अगर जाकर के अमेरिका साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्टिक पावर है, एक्सपेंशनिस्ट है, गल्फ में जाकर के इस्लामिक टेररिज्म, विवेक साहब, अगर हिंदुस्तान को यह मंजूर होता तो अमेरिका ने जब मध्यस्थता की पेशकश की थी चाइना के साथ तनाव के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, तो हिंदुस्तान का रवैया वो नहीं होता जो उसका था। वो इसीलिए है क्योंकि हम आज भी अपने मूल्यों पर भरोसा करते हैं और हमको मालूम है कि जो द्विपक्षीय मामले हैं वो द्विपक्षीय। लेकिन अब मैं आपकी बातों का जवाब मैं सुधांशु जी से ले लूं, आपकी बातों का जवाब सुधांशु जी से ले लूं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। आप मेरे को लेकर जो कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा। सुधांशु जी, पहले ये जो बातें कही गई हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से जो सवाल पूछे गए हैं, इनके जवाब प्लीज। पहली बात, इन्होंने कहा भाई आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो वो शेर मुझे ध्यान आ गया। मेरी दास्तां को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। ये भी कमाल है। अरे सारी उम्र तुम चाइना की गोदी में खेलने वाले, हम सारी उम्र स्वदेशी की बात करने वाले, हम भारत की अस्मिता की बात करने वाले, हम भारत के गौरव की बात करने वाले। तुम उनके शागिर्द, तुमने तो 62 के चीन के लड़ाई में उनका समर्थन करा था। तुमने तो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ उसका समर्थन के बारे में बताइए। और उसके बाद अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, तो अब आप कुंठित ना हुई है। आप कह रहे थे फ्रस्ट्रेशन अब आपकी दिखेगी। तो जहां तक की विषय, लेकिन मैं इसमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहता। आज का विषय जो है वो चाइना के साथ ये जो सारा हुआ वो होना चाहता। अब आप देखिए कि ये सारी चीज को वो किस चश्मे से देखना चाहते हैं। नहीं, हमें चाइना और अमेरिका से बराबरी का समझौते रिश्ते रखने चाहिए। जो चाइना आपके खिलाफ काम कर रहा है उसके साथ वही रिश्ते रखिए। अमेरिका से दूर रहिए जो कि आपका समर्थन करना चाहता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन कभी हो ही नहीं सकता। एक शत्रुता जो दिखा रहा है उसके साथ वो संबंध रखिए जो मित्रता दिखा रहा है। यही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते भाई।
हमारी तो जो मित्रता दिखाएगा हम तो उसके साथ रहेंगे, जो शत्रुता दिखाएगा उसकी खिलाफत करेंगे। हम आंख में आंख डाल के नहीं बात करते, हम आंख दिखा के बात करते हैं, अगर कोई हमें आंख दिखा के बात ठीक है। करना। लेकिन ये आपको गृहमंत्री आखिरी चीज ठीक कहना है। चाहता हूँ, आखिरी से सुनिए, आज प्रश्न है, 2 किलोमीटर चाइना पीछे चला गया। जिस बात पे आपने सरकार को घेरने की कोशिश करी थी कि 1 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए, इसका जवाब दीजिए। आज वो 2 किलोमीटर पीछे चला गया। तो जब आप घेर रहे थे तो कम से कम आप ताली बजा दीजिए। अच्छा, हमारे लिए ना बनाइए, छोड़ दीजिए, सरकार के लिए ना बजाइए, कम से कम सुरेंद्र जी, हिंदुस्तान की ताली सुरक्षा- बजाइएगा। जो हिंदुस्तान की सुरक्षा देखिए, फोर्स है मैंने उसके लिए आपसे बना। पहले ही कहा कि भारत की सेना का शौर्य, भारत की सेना के पराक्रम के सामने पूरी दुनिया आंख झुका करके चलेगी निश्चित तौर पर। और जो सबसे बड़ी बात है, बॉर्डर डिस्प्यूट की जो बात तो है, ताली बजा दीजिए फिर एक बार। तो एक बार ताली बजा भी दीजिए ना, क्या गुरेज है, एक बार बजा भी दीजिए। हमारी सेना ने जब वहां जमावड़ा किया तो वो सेनाएं पीछे हटी, क्योंकि वहां पर गोली चलाने की हिमाकत चीन नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह दूं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ने वाले। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी स्वयं की लड़ाई है। अगर हिंदुस्तान जो है उसकी फौजें चीन को पीछे भेज दे तो ये अमेरिका की लड़ाई हो गई। कमाल के आदमी, आदमी कैसे देश तर्क देने लगे? आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी के बाद। देश को और कोई इस सरकार को समझना होगा, ये सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन से अदावत जो है 2 किलोमीटर पीछे गए, उसकी बात करिए। वो हिंदुस्तान का शौर्य है ना, हिंदुस्तान के लिए ताली बजा दीजिए ना। आप अमेरिका चिल्ला रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान की विजय हुई है, वो लोग पीछे चले गए, आप उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे सुरेंद्र जी, आप कुछ तो राष्ट्रवाद रखिए अपने में। तो जो आदमी ताली नहीं बजाएगा वो गद्दार है। अरे आप जो है, आप क्योंकि प्रश्न चिन्ह उठाए थे, आपने क्योंकि प्रश्न चिन्ह उठाए, आपने उंगलियां उठाई, इसलिए कह रहा हूं आज कम से कम ताली बजाइए। अगर आपने उंगली नहीं उठाई होती तो मैं कभी नहीं कहता आपसे, लेकिन आपने सबसे पहले उंगली उठाई। राहुल गांधी ने पूछा कि 1 किलोमीटर अंदर गए, उसका सरकार जवाब दे। आप लोगों ने शर्म की जिस तरीके से आप नेपाल को चीन की कॉलोनी कह रहे हैं, जिस तरीके से चीन की बात हो रही है, पहले चीन पे चीन वापस 2 किलोमीटर गए, उसके लिए देश के लिए ताली बजाइए। आप इधर उधर की बात नहीं करिए, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बताया कि कारवां क्यों लुटा, तेरी राजनीति का सवाल है। इनको भी समझना होगा कि अब ये सुरेंद्र राजपूत जी के लिए मुश्किल ये है कि ऐसा कैसे कर दें। अब इस शो के बाद उनको अपने साथियों से, पार्टी के साथियों से भी बात करनी होगी, और इसीलिए वो शुरू में मेरे पर आक्रामक हो गए थे, और जितना गोला बारूद था वो शुरू में मेरे ऊपर चला चुके हैं सुधांशु जी। अब ये बचा हुआ एम्यूनिशन है जो अब दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको लेकर जरा जाना चाहूंगा सज्जनहार साहब के पास। सज्जनहार साहब, अभी तक आपको लग रहा है कि ऑल द मूव्स आर गुड एंड वी आर प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन, और या फिर आपको लगता है कि आपका कोई सुझाव है इस वक्त जो अहम है और जिस पर अमल किया जा सकता है? कूटनीति के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मेरे विचार से जो अभी तक सरकार ने किया है, जो उनके कदम रहे हैं बिल्कुल ठीक रहे हैं। जो जैसा पहले डोकलाम में हुआ था, आपको याद होगा, भारत ने बहुत संयम से काम लिया है। भारत ने कोई ऐसा नहीं है जो मीडिया में जाकर बातचीत की जाए वगैरह वगैरह। आपको याद होगा डोकलाम में वहां से चीन की तरफ से, चाहे उनके विदेश मंत्री हो वांग यी हो, या उनके फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन हो, या उनका जो मीडिया हो, ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ, पीपल्स डेली, वो बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। भारत की तरफ से ऐसे कुछ नहीं हुआ। अभी भी भारत ने ये कहा है जो हमारा पॉलिसी है, स्ट्रेंथ विद रिस्ट्रेंट। हम बड़ी मजबूती से काम करेंगे परंतु हम संयम से काम करेंगे, और मेरे विचार से वही। सज्जनहार साहब, एक बात मैं और समझना चाहता हूं चलते चलते, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। ग्लोबल टाइम्स जैसे जो वहां के पब्लिकेशंस हैं वो ये बताने में लगे हुए हैं लोगों को कि देखिए हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो दोनों देशों के बीच में खटास डालने में लगा हुआ है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। आजकल के दौर में जब पूरा ग्लोब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब भी इस तरह का दुष्प्रचार कहीं पर किया जा सकता है और उसको लोग मानते रहेंगे? या चाइना में इसी तरीके के फायर वॉल्स हैं जहां पर लोग रहते हैं और इसी तरह के मेक बिलीव वर्ल्ड में वो जीते हैं? आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है, और मैं आपको ये बताऊं, जो चाइना बिल्कुल ही एक क्लोज सिस्टम है। वहां से बाहर की जो बात है वो बिल्कुल, जो न्यूज है, जो खबरें हैं, वो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड हैं। तो उनको वही बताया जाता है जो कि सरकार चाहती है, जो कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। इसीलिए आप देखिएगा
मैं बस एक ही इसके बारे में कहूंगा, ये जो कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन के ऊपर थू थू हो रही है। आपने देखा है जब 18 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मीटिंग हुई, 130 से ज्यादा देश मिलकर आए और उन्होंने कहा चीन के विरुद्ध जो आपको एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करनी है, जो ये इस वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ। परंतु जहां तक चीन का सवाल है, चीन में यह कहा जाता है जो शी जिनपिंग ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और पूरी दुनिया में भी चीन अपनी धाक जमा रहा है, उसका सबूत वो देते हैं। सर, वक्त हो चुका है और मुझको कई बार इशारा मिल चुका है, वरना और विस्तार से मैं आपको समझता। मैं उम्मीद करूंगा हमारे दर्शक इस मुद्दे को 360 डिग्री समझ पाए होंगे और 6 तारीख को अब जब कोर कमांडर्स की बैठक होने वाली है, रहा सहा गतिरोध भी दूर होगा और चाइना को सद्बुद्धि आएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुल्क को लेकर किसी ने कहा कि अब इसको ड्रैगन कहना छोड़ दो, अब इसको चमगादड़ कह लो, बहुत ज्यादा हुआ तो वायरस कह लो, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वाकई अब इसी तरीके के नामों से जाना जाने लगेगा ये मुल्क। आज की अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।